नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए इतिहास के अगले सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज हम लोग चलेंगे पहली नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता जैसे ही ये टॉपिक आपके समक्ष आएगा, हड़प्पा सभ्यता, परीक्षक यहां से 3 क्वेश्चन आपके लिए पूछेगा। 3 क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है। क्या क्या है? इसे 3 अन्य नामों से जाना जाता है, इसे समझते चलिए। पहला है, ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, एक सभ्यता है। ठीक है, अभी हम चर्चा कर लेंगे क्या होता है आद्य। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखेंगे, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ठीक है, अब ये देखिए 3 टर्मिनोलॉजी आपके समक्ष आ गई कि ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है और प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो आइए इसे हम टैकल कर लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक होता क्या है। हमने शुरुआत के लेक्चरों में चर्चा किया था कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 फॉर्म में हमें एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। ये है प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि यहां पे पूरा तात्विक और प्लस साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके। ये जो साहित्यिक साक्ष्य है यहां पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता की बात चल रही है, जहां पे साहित्य तो मिल रहे हैं, लिखे हुए चीज मिल रही है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। और जैसे ही यहां से ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, जैसे ही ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये साहित्य यहां पढ़ी नहीं जा सकी है तो इस समस्या, क्या समस्या आई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी में है निहित हड़प्पा सभ्यता की। आइए हम लोग देख लेते हैं इसकी लिपि कैसी है, क्योंकि लिपि से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि समस्या यहीं पे है, लिपि। ठीक है, तो भैया हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है, ये जो लिपि है, इसे द्विभाषीय लिपि, द्विभाषीय लिपि, लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। भाव चित्रात्मक लिपि, लिपि कहा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो इस हड़प्पाई लिपि है उसे 2 भाषीय लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये भाव चित्रात्मक क्या है या 2 भाषीय लिपि क्या हो सकती है। तो बस कुछ नहीं करना है, उस लिपि को हम उठा लेते हैं और देखिए वो लिपियां कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। ठीक है, मछली बनी हुई है, यू बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया है, ये जो लिपि है, यहाँ तो मछली है। ठीक है, यहाँ हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में है। ठीक है, लेकिन वहां पे हो सकता है मछली दिखाने पे मृत्युदंड दिया जाता हो। तो 2 चीजें ये दिख रहा है, पिक में तो ये मछली दिख रहा है, एक भाव अलग दे रहा है, और दूसरा इसका मीनिंग क्या होगा, इसीलिए इसे द्विभाषीय लिपि कहा गया। ठीक है, और भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, मतलब जो इसमें इमेज इंपैक्ट कर रहा है, ये क्या है, चित्रात्मक, इसमें कोई भाव है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये शैली आई, इसमें कुछ अक्षर नहीं, इस तरह से चित्रात्मक टाइप का ये लिपि रहा, जिसे 2 भाषीय या भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। चलिए इसे हटाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो लिपि है द्विभाषीय लिपि है और भाव चित्रात्मक लिपि है। फिर आपसे यहां से क्वेश्चन करेगा कि ये जो इस लिपि की शैली कैसी है, लिखी कैसी गई है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, लिपि पूछे तो भाव चित्रात्मक या 2 भाषीय कहेंगे। शैली जो है, जैसे माना एक पेपर है, पेपर में आप लिखते हैं, हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, और कहां से लिखा जाता है तो आप देखेंगे ये हाथ है बायां, तो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये है बाएं,
और ये है दायां, ठीक है, दाएं। तो आप देखते हैं देवनागरी जो आप लिख रहे हैं वो देवनागरी बाएं से दाएं की तरफ लिख रहे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं द्विभाषीय जो हड़प्पा की लिपि है ये दाएं से लिखी जा रही है बाएं, और ऐसा आप उर्दू लिखने वाले को देखते होंगे खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जा रही है, लेकिन इसमें भी अंतर है। ये लिपि चलती तो दाएं से बाएं है, ठीक है, ये चलती तो दाएं से बाएं है, लेकिन आप देखेंगे ये फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से चलती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से तुरंत परीक्षक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया ये दाएं से बाएं जा रही, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब इसी के आकार पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी शैली है, पहला है इसे ब्रुष्टाफेदान शैली कहा गया है, ब्रुष्टाफेदान शैली, ठीक है, फेदेन शैली, ठीक है, ब्रुष्टाफेदेन शैली मतलब यही हुआ, ठीक है, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। और इसी को गांव में देखते हैं, एक हलवाहा क्या करता है, हल को आगे ले जाता है इधर से, फिर मुड़ जाता है इस तरह से, इसी को कहा गया है हलावर्त शैली, हलावर्त शैली अथवा हलावर्त शैली। और इसी को कहा गया है गौमूत्रिका शैली, गौमूत्रिका शैली पूछा गया क्वेश्चन ये सब है, ठीक है, शैली, ठीक, आपकी भी परीक्षा में आ सकता है। अब गौमूत्रिका शैली आप देखते हैं शाम को जब गाय चर के आती हैं, ठीक है, तो वो जब बाथरूम वगैरह करती हैं तो जिगजैग फार्म में रहता है, बस यही जिगजैग फार्म, और इसे हम लोग और भी कह सकते हैं सर्पिलाकार शैली, ठीक है। तो इस आकारों में ये शैली आपको दिखाई दे रही है, हड़प्पा की जो यहाँ पे लिपि मिली है उसकी शैली। अब तीसरा जो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कितने अक्षर प्राप्त हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अक्षरों की जो संख्या थी यहाँ पे वो 400 से लेकर, ठीक है, 500 के बीच में पाई गई हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में ध्यान रखिएगा एसएससी अगर होगा वो पूछेगा कितने, तो 500। हायर एजुकेशन में कैसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा नेट, जेआरएफ, हायर जो भी आप देख रहे हैं उसमें से यहां से ये 300 या 300 नहीं, सॉरी 468 देके चुप हो जाएगा, और अगला देगा 525, ठीक है, और एक देखा 325 और कहेगा कौन जो है हड़प्पाई लिपि में अक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप ये जानिएगा 400 से 500 के बीच कोई भी डिजिट देने के लिए वो स्वतंत्र है। तो आप ये देखिएगा 400 से 500 के बीच कोई भी डिजिट दे सकता है। हाँ, जहां सांख्यिकी वगैरह परीक्षा वो 500 भी पूछ सकता है, यहां तक पूछने के लिए वो स्वतंत्र है, विकल्प में यहां से एक ही मिलेगा, ऐसा भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा 400 से 500 अक्षरों के बीच। तो आप समझ गए होंगे आज ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया इसे, क्योंकि यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। नहीं पढ़े जाने का कारण क्या है, क्योंकि अभी तक द्विभाषीय लिपि पढ़े जाने का अभाव है, जिसकी वजह से लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं, ठीक है। तो ये पहली समस्या को आपने यहाँ पे टैकल कर लिया। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पहलू। जी आइए देखते हैं। देखिए भैया इसे कहा गया है कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक। चलिए ये पहली सभ्यता है जो दो धातुओं को मिलाने की कला सीख गई, कांसा, ठीक है, कांसा। इसे इंग्लिश में स्टांसियम कहा जाता है, ठीक है, कांसा। और ये देखिए कांसा है, किससे मिला है, कापर से, तांबा से मिलके बना हुआ तांबा, ठीक है, और टिन से मिलके बना हुआ टिन, ठीक है। एशियन इसे कहा जाता है, स्टांसियम, सॉरी, ठीक है। तो ये कांसा जो है एशियन स्टांसियम कहा जाता है, टिन, और तांबा प्लस टिन से मिलके ये कांसा एक नई जो है धातु आ रही है यहाँ पे। तो इस सभ्यता के लोगों ने दो धातुओं को मिलाने की कला सीख ली, ठीक है। तो सर कांसा भी धातु के रूप में आता है, चलिए ठीक है जी। तो ये देखिए कांसा आ रहा है, ये सभ्यता नगरीय सभ्यता है, साइंस टेक में आगे बढ़ रही सभ्यता, और ये दो धातु। लेकिन यहां ध्यान देना होगा अभी भी लोहा,
इस सभ्यता में परिचित नहीं है। कल हम पिछले लेक्चर में हमने बताया है लौह काल जो है 1000 बीसी से दक्षिण भारत में आप देख पाएंगे कि दक्षिण भारत में लोहा आया था। ठीक है, तो ये लोहा अभी नहीं, लोहा जैसी कठोर धातु से मानव परिचित अभी नहीं है। हम यहाँ पे एक नई धातु प्राप्त कर रहे हैं, कांसा। वैसे पहली जो प्रयोग की गई धातु है मानव द्वारा वो है तांबा। हम लोग चालकोलिथिक एज में पढ़ चुके हैं, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। जिन बच्चों को अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो कॉपर या स्ट्रांसियम ना पढ़े, आप बस केवल टी प्लस टी टीटी बनियान जानते हैं, दो ऐसे धातुओं को मिला लीजिएगा, तांबा टिन जो मिलता हुआ, नहीं तो यहाँ पे जेडन वगैरह भी रहेगा विकल्प में, जस्ता। ठीक है, ये सब चीजें, और आपसे परीक्षक लेके भाग सकता है नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉपर और स्ट्रांसियम जो है तांबा और टिन मिला के नई धातु प्राप्त हो रही कांसा। ठीक है, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा जी, चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। जैसे ही कोई बच्चा प्रथम आता है आपके क्लास में तो तुरंत आपसे क्वेश्चन होगा, सेकंड भी कोई आया होगा, थर्ड भी कोई आया होगा, तो 3 तक परीक्षक पूछ सकता है। प्रथम नगरीय सभ्यता तो पूछेगा भैया दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी है, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता कौन। ठीक है, और फिर तीसरी कौन सी है, कुल कितनी नगरीकृत सभ्यताएं हैं। ठीक है, ठीक है, सभ्यता कौन। तो आप ध्यान रखिए, दूसरी नगरीकृत सभ्यता जब हम लोग 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में, 600 बीसी के आसपास जाएंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, तो महाजनपद काल को दूसरी नगरीय सभ्यता कहा जाता है, नगरीय क्रांति कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल के बाद। और जब नगरी के तीसरी नगरीकरण को देखेंगे तो जब तुर्कों का आगमन होगा, ठीक है, तुर्कों का आगमन होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय, तीसरी नगरीकृत सभ्यता। हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहासकार अंग्रेजों के आने के बाद भी चौथी नगरीय सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन वो माने नहीं है। 3 ही नगरीय क्रांतियां हो पाई हैं। पहला है हड़प्पा के काल में, दूसरा है जब बुद्ध और जैन धर्म आएगा, ठीक है, महाजनपद काल में 16 महाजनपद, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तुर्कों के दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय, मध्यकाल में। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिएगा, एक बार पुनः देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्यों? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। 70% बच्चे यही मार देते हैं, आद्य मतलब बहुत प्राचीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, आद्य मतलब ये है प्रोटो हिस्ट्री है। ये यहाँ पे पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं जाने होने के कारण ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में रखी गई है। ध्यान रखिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता कॉपर और टिन से मिलकर बन रहा है, और प्रथम नगरीय सभ्यता है, द्वितीय है महाजनपद काल, और तृतीय है तुर्कों के आगमन के समय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता आपने देखा, अभी हमने नामांकन की बात नहीं की, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब जैसे ये सभ्यता आ रही है, ठीक है, तो कोई भी सभ्यता का उदय हो रहा है जिसे इतिहास में हमें पढ़ना है, तो हमें यह भी देखना होगा इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन है। समकालीन, समकालीन सभ्यताएं कौन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभ्यताएं कौन है, ठीक है, ये चीज देखा जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसे। खूब बढ़िया पिक में आप देख लीजिए कि आप देखेंगे कि यहां पे सिंधु नदी है, और इसी की जो सहायक नदी है, यहीं पे हड़प्पा सभ्यता का विकास आपको दिखेगा। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता, और यहां पे देखेंगे ये है ह्वांगहो नदी, ह्वांगहो नदी, और इसी नदी के तट पर चीन की सभ्यता आती है, चीन की सभ्यता। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान रीजन है, इधर आएंगे ये फारस की खाड़ी है, सऊदी अरब, ये लाल सागर है, यहां आएंगे ये है अफ्रीका वाला रीजन, और जब आप देखेंगे यहां पे एक नील नदी बहती हुई दिखेगी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता,
मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और ये फारस की खाड़ी से आगे बढ़ेंगे, यहां पे पाकिस्तान है, इसके बाद ईरान होगा और यहां पे इराक आएगा, और इस इराक में आपको एक बहुत समझ के साथ पढ़ना होगा, यहां पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता बाबू, इसी को आपको पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। अब यही पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये दजला फरात नदी के कारण, दजला फरात नदी के तट पर है, ठीक है। इसी मेसोपोटामिया को भैया सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। यही प्राचीन काल में बेबीलोनियन सभ्यता भी होता है। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हड़प्पा तक ये सुमेरियन से तुलना कर सकता है। अब हमने क्यों समकालीन सभ्यता पे चर्चा की, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो समकक्ष होगा, क्लासमेट होगा या आपके समवयस्क होगा, उसी से आपकी लड़ाई होगी, उसी से आपकी मित्रता हो सकती है, उसी से जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी आपके समवयस्क समाज में होगी, आपके समवयस्क लोगों से। उसी तरीके से ये सभ्यता उद्भूत हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसके कल्चरल इवेंट, वाणिज्य, ट्रेड और आप सांस्कृतिक इवेंट देख सकते हैं, जो भी कल्चरल इवेंट, ये सब चीजें इन्हीं सभ्यताओं से आप मिल सकती है। ये है चीन की सभ्यता, ये है मिस्र की नील नदी वाली सभ्यता, ये है मेसोपोटामिया, और चौथी है हड़प्पा सभ्यता। ये समकालीन सभ्यता तुरंत परीक्षक पूछेगा, क्या यूनान की सभ्यता इसकी समकालीन है? नहीं। आपके व्यापार वाणिज्य हड़प्पा सभ्यता किससे होंगे, तो आप कहेंगे सर सभी से होते थे, लेकिन मुख्य रूप से यहां पे आप पढ़ेंगे लोथल है, लोथल हम आगे बढ़ेंगे तो सब स्थल बताएंगे, और ये खंभात की खाड़ी से इनकी जहाजें जो है मेसोपोटामिया जाती थी, यहां बंदरगाह के साक्ष्य हैं, ठीक है, और यहां से मुख्य रूप से मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। इनकी मुद्रा लोथल में मिली है, और हड़प्पा सभ्यता की बहुतायत इनके जगह पे मुद्राएं मिली हैं बहुत शहरों में, उर्किस, लगस, बहुत सारे शहर हैं, और यहां का एक राजा है सारगौन, ठीक है, उसके अभिलेख में मेलुआ, माकन और ढिलमुन जैसे शब्द मिले हैं। मेलुआ, अभी एक मोहनजोदाड़ो फिल्म आई थी, उसमें आप देखे होंगे, मेलुआ कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, मेलुहा, ठीक है, मेलुआ सिंधु सभ्यता को कहा गया है। माकन इस मकरान तट के लिए यूज होता है, ठीक है, अब इतिहासकारों में विवादित है। लेकिन ढिलमुन आप ध्यान रखिए, यहां पे अभी देश है बहरीन, और बहरीन आज भी क्या करता है, इधर से जो व्यापारी हैं इसी बहरीन में रुकते हैं और तेल वगैरह लेके फिर जो है फारस की तरफ, खाड़ी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो बहरीन मध्यस्थ का देश था, इसे ढिलमुन नाम से बताया गया। तो यहाँ के शासक द्वारा आपके सैंधो सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इससे प्रामाणिकता आपकी बढ़ जाती है। ये समकालीन सभ्यताएं हैं, एक बार आप देख लें कि मिस्र की जो सभ्यता है जहां आप पिरामिड देखते हैं ये भी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। इसके बाद आप देखेंगे माया सभ्यता पढ़े होंगे, क्रीट सभ्यता पढ़े होंगे, यूनानी सभ्यता, बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं विश्व में हैं जो इसके समकालीन या कौन नहीं हो सकती है, ऐसे करके आप बाहर करिएगा। इनके अलावा आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अभी इनका परिचय केवल हम लोग देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, एक बड़ी सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब ध्यान दीजिए, इनके अड़ोसी पड़ोसी भी देख लिया, नामांकन भी आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इनका जो है रियल में टाइमिंग क्या है, नामांकन तिथि क्या है, तिथि को लेके क्या क्या मामला है। एक बड़ी सभ्यता है तो जाहिर सी बात है विद्वानों में तिथि को लेके भी विवाद है। देखिए जो कार्बन C14 है, ये कार्बन समस्थानिक है ना सर, C14, और इससे जैविक चीजों की जो है एज ज्ञात की जाती है, इससे C14 से। इसी से जो डेट आई है वो है 2350 BC से लेकर 1750 BC। ये जो है निकल के आया कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमिंग है 2350 से लेके 1750, लगभग 600 साल, ठीक है, 600 वर्ष का टाइमिंग आप देख पा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जिस किसी के, मान लीजिए कोई लड़का सफल हो गया, आप टीचर बन गए, ठीक है, और टीचर बनने के बाद लोग आपको जानने लगे कि मास्टर साहब हैं, इनके पास इनकम है, इनकी सामाजिक बैकग्राउंड ये है, लेकिन वो टीचर कभी स्टूडेंट था, नेपथ्य में था।
अभी वो एकाएक टीचर जरूर बन गया, सामाजिक रेपुटेशन आ गया है जिसे लोग देख रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसका गहनता से अगर उस व्यक्ति को जानना है तो उसके स्टूडेंट के पहलुओं को भी देखना होगा जिसके आधार पर वो टीचर बन पाया है। ठीक है, वो अलग बात है कि सामाजिक जो दिख रहा विजुअल तरीके से, आर्थिक चीजें जुड़ गई हैं, उसी तरीके से यहां जब आप पढ़ेंगे तो 600 वर्षों की तो है एक बड़ी सभ्यता, लेकिन व्यापक तरीके से जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये सभ्यता है भैया 3600 BC से लेकर 1350 BC। ठीक है, 1350 BC या कह सकते हैं 1300 BC। ठीक है, हाँ 1300 BC। अब देखिए इसे याद मत करिएगा, हम यहां आपसे गुजारिश करेंगे बस केवल एक मोटा मोटा इससे एक आइडिया निकल के आ जाएगा कि ये सभ्यता कहां तक जो है सफर कर पाई और क्या चीज हमको याद करना है। इसे कहा जाता है, हम इसे एक सभ्यता को 4 पार्ट में बांटते हैं। जैसे एक युवा, हम लोग एक क्या है युवा रूप है, हम लोग कभी बचपन में भी थे शैशव, और एक ऐसा अवस्था आता है किशोरावस्था जहां बचपना भी होता है, युवापन के भी लक्षण होते हैं, और फिर युवा के बाद फिर वृद्धत्व में चले जाते हैं। उसी तरीके से हम इनके फेजों को भी देखेंगे। ये अगर फेज हम लोग देखें कि ये टोटल इनकी टाइमिंग है, पूर्व हड़प्पा, इन्हें हम बांट लेते हैं 4। पूर्व हड़प्पा की बात करें, ये समझने के लिए है, इसे आप देख लें 3600 BC से लेकर इसे 2600 BC तक का जो इसका एज है, ये कह लीजिए 600 वाला एज है। और यहां से हम स्थल आपसे पता कराएंगे। जैसे आप चंडीगढ़ दिल्ली में है तो वहां खेत थोड़ा जोतता हुआ मिलेगा सिविल लाइन में, किसी सिविल लाइन में, लेकिन हाँ ये वाला जो फेज होगा कि पूर्व हड़प्पा पहले कैसे था, तो यहां ऐसी प्रवृत्तियां मिलेंगी और उन प्रवृत्तियों से आप जान जाएंगे कि भैया पूर्व हड़प्पा का स्थल होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा ये है 2600 BC से लेकर 2350 BC। ठीक है, 2350 BC। और आप देखेंगे कि ये प्राक हड़प्पा के बाद जो हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा या युवा हड़प्पा जो हम लोग पढ़ते हैं, परिपक्व हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा जिसको हमें जो हमारा चैप्टर है, उसकी जो टाइमिंग है कार्बन तिथि से भी आ चुकी है 2350 BC से लेकर 1750 BC। ठीक, अब आप समझ गए होंगे इसके पहले 2 चरण बीत चुका है, तब जाके परिपक्वता आई। इसके बाद भी एक चरण हम लोग पढ़ने की कोशिश करें कि पतनोन्मुख हड़प्पा। ठीक है, पतन वाला हड़प्पा, पतनोन्मुख मतलब इसका जो मुख है पतन की तरफ अग्रसर है। अब ये है 1750 से लेकर, जो हम लोगों ने पढ़ा है 1750 से लेकर कह लीजिए 1300 BC तक। ठीक है, क्योंकि कोई सभ्यता अगर डेवलप हो रही तो उसके पीछे भी बहुत समय लगेगा, उसके पतन होने में भी धीरे धीरे समय लगेगा। ये है, अब ये 4 चरणों का जो हम लोग इतिहास देखेंगे, ठीक है, इसमें चीजें अलग अलग फॉर्म में दिखेंगी। हाँ, पढ़ना मैच्योर है, लेकिन उस मैच्योर के साथ कुछ क्वेश्चन पूर्व हड़प्पा से भी आते हैं कि इसका उत्थान काल। ठीक है, अब हमने क्यों आपको समय खर्चा किया इसको बताने के लिए, तो आप ध्यान रखिए इतिहासकारों में विवाद है परिपक्व हड़प्पा और प्राक हड़प्पा, जो किशोरावस्था आता है, कुछ इतिहासकार इसे युवा हड़प्पा में मानते हैं। तो अभी नई जो एनसीईआरटी आई है भैया, यहां कुछ लोग 2600 BC से इसका कार्यकाल 1900 BC तक दे रहे हैं, कुछ लोग 2500 BC से लेकर इसका कार्यकाल जो है लगभग 1750 तक दे रहे हैं। आपको समझना यह होगा जितने भी अभ्यर्थी हैं कि इस सभ्यता का बृहद काल 3600 से 1300 BC है। अगर इतिहासकार इन दोनों के बीच में फाइट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2600 से और 1750 के बीच का एक डेट मिलेगा। वैसे कार्बन तिथि से जो डेट है वो 2350 से 1750 है। अभी हमने कुछ परीक्षाओं में देखा ये 50 हटा दे रहा है और यहां 1700 कर दे रहा, बात बराबर 600 साल। मतलब इतिहासकार कुल मिला जुला के हमको समझना है कि 1750 से 2600 के बीच में कोई भी डेट एक रहेगी, आप उसे मार दीजिएगा, क्योंकि तमाम इतिहासकार आपस में भिड़ रहे हैं। वो तथ्यात्मक लेके हम जो इतिहास पढ़ते हैं उनके द्वारा जो मान्य हो जाता है, और स्पेशली उस जोन में जो प्रमुख प्रवृत्तियां निकल के आई जिससे आधुनिक समाज के लिए उपागम जरूरी सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है, उसी की मैचिंग पढ़ते हैं, वही इतिहास का विषय वस्तु होता है। लेकिन तथ्यों को लेके, उसके एग्जैक्ट पोजीशन को लेके जो रिसर्चर हैं वो अपना मत देते रहते हैं, वो चीजें बदलती रहती हैं। तो हमें एक जो कॉमन समझ ये बनाना है
है कि प्राक इतिहास से परिपक्व इतिहास के बीच में लगभग 2600 से 1750 के बीच में कोई भी डेट आ रही है, क्योंकि एनसीईआरटीओ में अभी नई एनसीईआरटी में नए डेट आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी के बीच में लेंगे, ठीक है। तो चलिए, डाटा से लेके जो भी कंफ्यूजन था यहां पे आपने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस सभ्यता को लेके। इस सभ्यता, जैसे ही ये सभ्यता आप देखेंगे कि दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, जब अंग्रेज यहां पे हुकूमत कर रहे थे, ये उन्हीं लोगों की देन है कि इन सभ्यताओं की खोज की, नहीं तो अमूमन ये सपेरे का देश माना जाता था। यहाँ पे रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा है स्थल, और यहाँ 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, जैसे ही 1921 जब इतिहास में आप पढ़ेंगे, इस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, ठीक है, गांधी का युग माना जाता है, ठीक है। उसी दौर में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा जैसी साइट की खोज की जा रही। वैसे प्रयास चार्ल्स मैसन द्वारा 1856 के आसपास ही हो गया था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जो खोज हुई हड़प्पा की 1921। हम आपसे ये चर्चा करना चाह रहे हैं, जो आपकी सभ्यताएं मिट्टी में, ठीक है, दफन टाइप की थी, उसे अंग्रेजों द्वारा, जो वहां के जो पुरातत्वविद थे, वो पहली बार इस सभ्यता को प्रकाश में ले आए। लेकिन जैसे ही उसके पहले वो क्या कहते थे कि ये हमेशा सपेरों का देश है, यहाँ पे विदेशी आते हैं, आक्रमण करते हैं, यहीं पे रह जाते हैं, शासन करते हैं, यहाँ का कोई मूलभूत विशेषता वगैरह नहीं है। लेकिन उनके इन्हीं विचारों का खंडन उन्हीं के द्वारा होने लगा कि ये जो सभ्यता आई दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे विकसित और सबसे यूनिक सभ्यता आई। इवन ये भी कह लीजिए इसकी जल निकासी व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि आज वर्तमान समय में यूरोप के 40% देश जो है इतनी उन्नतशील व्यवस्था को नहीं धारण कर पाए हैं, ठीक है। तो ये जानिए कि ये जो सभ्यता आ रही है, इससे पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में काफी क्रांति के तौर पे देखा जा रहा था कि जिस भारत पे हम रूल कर रहे हैं, अंग्रेज आके उपनिवेशवाद यहां फैलाए हुए हैं, वहां इतनी समृद्ध सभ्यता कैसे हो सकती है। अब यहां पे विवाद ये होने लगा कि अंग्रेजों का शासन है, वो इस सभ्यता को बहुत महत्व नहीं देने वाले हैं, ठीक है, उनका अलग विचार होगा और भारतीय अलग। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सभ्यता आएगी, ये भैया कुछ और नहीं है, मेसोपोटामिया की देन है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो बड़ी सभ्यता जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, इसके बारे में विद्वानों का मत क्या क्या है। विद्वानों का मत, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, विदेशी उनको ये पचेगा नहीं कि जिस सभ्यता पे हम लूट खसोट करने आए हैं वो बहुत महान सभ्यता रही है और ये प्राप्त हो गया। तो जाहिर सी बात है, व्हीलर और आप देख रहे हैं व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, ये लोग जो महोदय हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये सभ्यता मेसोपोटामिया की देन, अभी अभी आपने मेसोपोटामिया आपने पढ़ा, ठीक है, तो ये विदेशी सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके तर्क में जो स्वदेशी विद्वान थे, उन्होंने कहा नहीं, यहां की लिपि जो है बुस्टाफोदैन शैली में है, बुस्टाफेदैन शैली में है, ठीक है, शैली की लिपि है यहाँ की, ठीक। और जो अगर हम उससे तुलना करें तो वहां कीलाक्षर लिपि थी, कीलाक्षर, ठीक है, कहां पे, मेसोपोटामिया में। और वहां पे मंदिर के साक्ष्य हैं, यहां पे मंदिर नहीं है। और यहां का नगरीकरण, यहां अभी ग्रामीण जीवन है, अच्छा नगरीकरण नहीं है। ये उन्नतशील नगरीकृत सभ्यता है, उन्नत नगरीकृत सभ्यता है, ठीक है। बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है और यहां पे आप देखेंगे पक्की ईंटों के प्रयोग हुए हैं और यहां पे कच्ची ईंटों के प्रयोग हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान देंगे कि ये सभ्यता कैसे अभी ये पिछड़ी हुई है कुछ मामलों को लेके, कैसे इसका जो है मार्गदर्शन कर सकती है। तो स्वदेशी मत वाले इसका खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि जो पिछला लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, उन्हीं की संस्कृतियां, जैसे ये कहा जाता है कि राजस्थान की सोथी संस्कृति, और आप देखेंगे इस बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ पे आप देखेंगे कुल्ली नाल संस्कृति है, ठीक है, और यहाँ पे कोरदीजी में आमरी और कोरदीजी है सिंधु वाले क्षेत्र में। इन संस्कृतियों से हड़प्पा जैसी सभ्यता का विकास माना जाता है। तो हम लोगों ने जो पाषाण काल में पढ़ा, जो भी संस्कृति, उन्हीं का विकास माना जाता है, नगरीकरण। वैसे भी किसी शहर का डेवलपमेंट होना एक दिन की बात नहीं होती है, कई 100 वर्षों का प्रयास होता है। जैसे हम लोग प्रयागराज से ये लेक्चर ले रहे हैं और प्रयागराज से विगत हमने देखा कि विगत 8-10 सालों में प्रयागराज 4-5 किलोमीटर शहर बढ़ता जा रहा, बड़ी तेजी से नगरीकरण बढ़ रहा है चारों तरफ जो है।
तो इसी तरह से आप भी अपने शहरों में देख सकते हैं कि 10-20 साल पहले की आज स्थिति है, आज किस तरह से शहर बढ़ता जा रहा। तो जो पहले ग्रामीण एरिया होगा वो धीरे धीरे नगरीकृत सेगमेंट में आएगा, और नगर जो भी बड़े नगर होंगे वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका उद्भव होगा, ना कि किसी का नकल करके। ठीक है, तो इसलिए देशी मत यहां पे स्थापित हो सका। ठीक, अब हम लोग आते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थलों के बारे में, और यहां से पहले तो एकदम सीखना जरूरी है भौगोलिक परिचय। परिचय, ठीक है। देखिए भैया, हड़प्पा सभ्यता जो है ये 3 देशों में फैली है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये 3 देशों में प्रॉपर तरीके से फैली हुई है। ध्यान रखिएगा, चौथा देश वो पूछेगा, जैसे ही पहला शब्द जा रहा है यहां क्वेश्चन बनेगा, चौथा देश देगा, पूछेगा कहां नहीं, हड़प्पा सभ्यता का प्रसार किस देश में नहीं है। 3 देश को ध्यान रखिए, पहला है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान, बी है पाकिस्तान और सी है भारत। इन 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव है। चौथा वो आपके विकल्प में ईरान भी दे देगा और कहेगा कहां इसका प्रसार नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे ही आते हैं ये अफगानिस्तान रीजन में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 स्थल हमें पढ़ना है, एक है शोर्तुगाई और दूसरा है मुंडीगाक। ठीक है, शोर्तुगाई और मुंडीगाक, ये 2 स्थल अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भैया हमें सीखने के लिए ये देखना होगा, ये सिंधु नदी आ रही है और यहां अरब सागर में मिल जाएगी, ये अरब सागर आपका है। ठीक है, मिल जाएगी, है तो यहां पे सिंधु वाला रीजन, लेकिन हम समझने की दृष्टि से यहां पे ले लेते हैं, ये सिंधु क्षेत्र हो गया। ठीक है, और यहां से एक आ रही है रावी नदी। रावी नदी को हम यहां, ये जो पंजाब है भारत वाला पंजाब है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, तो पाकिस्तान के पंजाब में हमें काम है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे पाकिस्तान वाले रीजन में, पंजाब वाले क्षेत्र में। और तीसरा जो हमें देखना है, ये वाला एरिया देखना, ये मकरान तट है, ये काठियावाड़ तट है, ये कोंकण तट है, ये आप देखेंगे मालाबार तट है, ये कोरोमंडल है, ऐसे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये देखिए मकरान तट है, इस क्षेत्र को कहा जाता है बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत, ठीक है। अक्सर यहाँ पाकिस्तान में आप देखते हैं यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं और ये बलूचिस्तान प्रांत हमेशा स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, और यहीं पे आप देख रहे हैं स्कूलों में, अस्पतालों में बम विस्फोट वगैरह ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र भारत के करीब माना जाता है यहाँ के नेतृत्व। तो आप ये देखिए बलूचिस्तान प्रांत है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिए भौगोलिक, ये हिंदू कुश पर्वत है और यहाँ की जो श्रृंखला आ रही है ये है किरथर रेंज। ठीक है, किरथर रेंज, और ये है सुलेमान। ठीक है, किरथर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी, ये है हिंदुकुश पर्वत का भाग। इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो स्थल ना पूछ के सीधे पहाड़ियों के नाम से क्षेत्रों को पूछ लेगा कि क्या वहां पे क्या स्थितियां हैं। तो आप पहले देखते रहिए कि इस क्षेत्र में ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, इसे आप एक बार समझ लें कि ये बलूचिस्तान प्रांत में आप देख रहे हैं। अब हम लोग स्थलों का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भैया, ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के जो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है यहां से, आप ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है जिसका दायां वाला हाथ इस साइड में होगा, यहां पे एक स्थल हमें पढ़ना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु के दाएं है, ध्यान रखिएगा। बाएं जो पढ़ना है चान्होदड़ो।
चान्हो दड़ो, ठीक है। चांदू दड़ो जो है ये बाएं है। तो सिंधु नदी में हमें केवल 2 स्थल ध्यान देना है। जो दड़ो वाली फैमिली है, एक आपको समझ लेना चाहिए कि दड़ो वाली जो फैमिली परिवार होगा ये सिंधु क्षेत्र में मिलेगा। है नाम जुदारो दड़ो भी है, कई और भी हैं, लेकिन आप दड़ो से पकड़ लेंगे कि ये सिंधु वाले क्षेत्र में है। 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, मोहनजोदड़ो और चांदू दड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं है, चांदू दड़ो बाएं है, ठीक है। चलिए यहीं पे आमरी कोरदीजी भी संस्कृति है, बट बाद में। अब यहां पे आप देखिए रावी नदी है, निकल रही है भारत से। रावी नदी के बाएं है हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। कहां पे? रावी नदी के बाएं साइड में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए और हम लोग देखते हैं, ये है बलूचिस्तान प्रांत। यहां पे हम लोग देखते हैं सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर, गेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट, ठीक है, और शुत्काको, शुत्काको, ठीक है। ये स्थल हम लोग बलूचिस्तान में देखेंगे, ठीक है। ये चीज आपने देखा, बलूचिस्तान में आप देखेंगे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पे कश्मीर में एक स्थल हम पढ़ेंगे, मांडा, ठीक है, मांडा। ये जो पंजाब वाला रीजन है, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे रोपण, शंघोल, दधेरी, रोपण, संघोल और दधेरी कहां पे पढ़ेंगे? पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए ये है हरियाणा। हरियाणा में 2 स्थल हम लोगों को पढ़ना है, एक है बनावली और दूसरा है राखीगढ़, राखीगढ़ी, ठीक है। बनावली और राखीगढ़ी ध्यान रखिए, ठीक है भैया। बनावली और राखीगढ़ी। एक स्थल और भी पढ़ लीजिए, मिताथल, मिताथल, ठीक है। ये 3 स्थल ऐसे हैं जो हरियाणा में, ठीक है। ये चीज आपने देखा, मिताथल, ये 3 स्थल हैं जो हरियाणा में, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं ये यूपी वाला रीजन, यूपी। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हुलास, आलमगीरपुर, सन्नौली, आलमगीरपुर, सन्नौली और मांडी, ठीक है। ये स्थल आप देखेंगे यूपी में है। आगे हम लोग देखते हैं, यहां राजस्थान है, यहां पे एक स्थल हमें पढ़ना है, वो है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए ये गुजरात है और गुजरात में 2 सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां देख लेते हैं। ठीक है, गुजरात जो है गुजरात में भैया कुछ स्थल हैं। देखिए ये कच्छ की खाड़ी है, खाड़ी, और ये है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में आप देखेंगे तो यहां पे धौलावीरा है, ठीक है। दूसरा सुरकोटदा है,
तीसरा है देशलपुर। खंभात की खाड़ी में आप देखेंगे तो यहां का फेमस स्थल है लोथल। लोथल, ठीक है, फेमस स्थल है लोथल। यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, ये सब स्थल गुजरात में आप पाएंगे। सबसे दक्षिणी स्थल हम लोग पढ़ेंगे, यहां देख लेते हैं, हमने गुजरात को वहां पे देख लिया है अलग से। और सबसे दक्षिणी स्थल हम लोग पढ़ेंगे दैमाबाद। दैमाबाद, ठीक है, सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में दैमाबाद देखेंगे। ये है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। भौगोलिक विस्तार, तो एक बार आप देख लें इसे बेहतर तरीके से, ठीक है। सबसे दक्षिणी विस्तार क्या है? दैमाबाद है। सबसे उत्तरी क्या है? मांडा है। सबसे पूर्वी क्या है? आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी क्या है? ये है सुत्का गेंडोर, ठीक है। सबसे पूर्वी है, पश्चिमी है सुत्का गेंडोर, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी है मांडा और सबसे दक्षिणी है दैमाबाद, ठीक है। तो इतने साइट को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में 2 साइट पढ़ना है, सोरतुघई, मुंडीगाग, ठीक है। जब हम पाकिस्तान में आ रहे हैं 3 जगहों पे ध्यान देना है। सिंधु वाले क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चांदोदड़ो, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा है, और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान वाला जो प्रांत है यहाँ पे आपने सुत्का गेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट, सुत्का को पढ़ा। जो आपने भारत में देखा सबसे उत्तरी जो है जम्मू कश्मीर में एक स्थल मांडा पढ़ना है, चिनाब नदी के तट पे। ये जो भारत वाला पंजाब है इसमें 3 स्थल पढ़ना है, रोपण, संघोल और दधेरी। जो हरियाणा है यहाँ से 3 स्थल आप पढ़ेंगे, बनावली, राखी गढ़ी, मिताथल। यूपी से जो क्वेश्चन आता है हुलास, सनौली, मांडी आया हुआ है, मांडी। और आप देखेंगे हिंडन नदी के तट पर है यमुना की सहायक आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर ही सबसे पूर्वी स्थल है। राजस्थान में एकमात्र स्थल पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है। और गुजरात में हमने 2 सेगमेंट में बांट लिया गुजरात को, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। ज्वारी ऊर्जा के लिए खंभात की खाड़ी सबसे उन्नत माना जाता है, ठीक है। और कच्छ का रण जो है समुद्री पार्क वगैरह भी है, यहीं चिट्टीदार जो है जेब्रा वगैरह मिलता है, यहीं भारत में नमक बनाया जाता है, नमक की खेती। अब यहाँ पे जो स्थल पाया जाएगा वो है धौलावीरा। ये ध्यान रखिए, धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल हड़प्पा का जो द्वीपीय नगर है, जिसके चारों तरफ जल है, ठीक है। ये द्वीपीय नगर है। और बाद में हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा और देशलपुर। ये सुरकोटदा भी ध्यान रखिएगा, यही ऐसा स्थल है जहां घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले लोकेशन आप देख लें, देशलपुर। और खंभात की खाड़ी का जो प्रमुख स्थल आपको मिलेगा वो है लोथल, बहुत फेमस स्थल लोथल है। और उसी के साथ रंगपुर, रोजदी और प्रभास पाटन, ये सब गुजरात में पाए जाएंगे। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक, इसके बाद कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।